हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था हमारे हीरो लियोन ने एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया था, जिसके अंदर वो सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है। एक साइंटिस्ट को जान से मार देता है। इसके बाद में उन सभी सोल्जर्स के साथ में अपने एक लंबे सफर में निकल पड़ता है। यहाँ से इन्हें पहुंचना है उस जगह पर जहाँ पर वो सारे बीस्ट, वो सारे ट्रोल्स रहा करते थे। वहाँ पर लियोन का एक एग्रीमेंट हुआ है, उन्हें उनके लिए एक फ्रीज टाइप मशीन बनानी है और ये बनाने के लिए उसे कुछ सामान चाहिए था। और ये सामान ये सोल्जर लेके जा रहे थे, जिन्हें उस साइंटिस्ट ने पकड़ लिया था। और जब लियोन ने उस साइंटिस्ट को मार दिया है, तब लियोन को उस साइंटिस्ट के जितना भी सामान था उन सभी को एक्सेस मिल चुका है। और अब इसी सारे सामान को लेकर वो अपने सारे सोल्जर के साथ में इस सफर पर निकल पड़ता है। कुछ सोल्जर तो बहुत बुरी तरह घायल है, जिन्हें जेवियर संभाल रहा है, और बाकी सोल्जर जो कि चलने की हालत में है वो भी कुछ खास ठीक नहीं है। वो बुरी तरह थके हुए हैं, इनको काफी लंबे टाइम तक खाना नहीं मिला था, इसलिए इनकी हालत कब तक खराब हो चुकी है। जैसे लियोन ये दिखता है, वो जल्दी से इस सोल्जर से बोलने लगता है, तुम्हारे पास में जो बैग है ये मुझे दे दो, तुम कब थक चुके लग रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, इसे मैं संभालता हूँ। सोल्जर बोलता है, नहीं नहीं मास्टर, मैं संभाल लूंगा, आप आगे बढ़िए, बेकार में आपको हमारे लिए कष्ट लेने की जरूरत नहीं है। लियोन अपना मुंह बनाते हुए कहने लगता है, अपना मुंह बंद रखो, अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ हो गया और तुम्हारी डेथ हो जाती है, तुम्हारी बॉडी को भी मुझे अपने साथ में घसीटना पड़ेगा, और साथ में तुम्हारी इस बैग को भी, इसलिए अच्छा है मैं पहले ही बैग को ले लूँ। इसके बाद में वो बाकी सोल्जर से दिखता है, उनसे कहने लगता है, तुम दोनों और तुम सब भी अपने पास में जितना सामान है वो सारे मुझे दे दो। सारे सोल्जर इस चीज के लिए मना करने लगता है, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि लियोन को किसी भी तरह की परेशानी हो। वो खुद से सारा सामान उठा सकता है, लेकिन लियोन को देना नहीं चाहते। लेकिन जब लियोन उन सभी से जबरदस्ती करता है, तो उन सभी को ये बात माननी पड़ती है। वो लियोन के सामने अपने बैग को रख देता है और फिर से कहने लगता है, मास्टर लॉयड, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इस सामान को उठा लेंगे, आप बेकार में अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं। इसी से लियोन उन सारे बैग्स को आपस में बांधता है और फिर उन्हें अपने कंधे पर उठाते हुए कहने लगता है, अब अगर तुम में से किसी ने भी अपने मुंह से एक भी आवाज बाहर निकाली तो तुम सभी को सजा मिलेगी, तुम में से किसी को भी कोई बोनस नहीं मिलेगा, अब चुपचाप मेरे पीछे चलते रहो। लियोन की ये बात इन सारे सोल्जर्स के दिल को छू जाती है। ये सभी सोचने लगता है कि लियोन इनके लिए ज्यादा कष्ट ले रहा है, इनके लीडर नहीं चाहता कि उसके किसी भी सोल्जर को किसी भी तरह की परेशानी हो। लीडर ने खुद ने सबसे सामान उठा रखा है और सोल्जर्स बड़े आराम से खाली हाथ चल रहे हैं। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी समय जेवियर, जिसने एक और बंदे को उठा रखा है, वो सोचने लगता है, यहाँ पर लियोन ने काफी अच्छी इमेज बना ली है, मुझे नहीं पता उसका ये सब कुछ करने का क्या कारण है, लेकिन इन सभी सोल्जर्स के माइंड में इसके लिए अच्छी इमेज तो बनी गई है। लेकिन मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद है, मुझे आगे जाकर पता चली जाएगा कि इस सब में भी सब कुछ स्वार्थ है। वैसे चाहे ये सब कुछ किसी भी स्वार्थ से कर रहे हो, लेकिन ये काफी अच्छा काम है। इस तरीके से सभी सोल्जर्स के माइंड के अंदर इनके लिए वफादारी बढ़ेगी, और फिर ये सारे सोल्जर इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। जब जे वेरी सोच रहा होता है, तब लियोन को एक स्क्रीन डैश होती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए इमेज थोड़ी सी बदल चुकी है, यहाँ पर ये जितने भी सोल्जर्स है ये सब भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, और अब ये तुम्हें आर्मी पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। ये देखकर लियोन मुंह बनाते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ बकवास है, मैं कोई भी अच्छा काम करना नहीं चाहता, वो तो मुझे आर्मी पॉइंट्स मिल रहा है, इसी वजह से मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर किसी देर ऐसा हो गया कि मुझे आर्मी पॉइंट्स मिलना बंद हो गए, तो मैं सबको काम पे लगा दूंगा, मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, हम स्ट्रोल एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये मशीन क्रिएशन काफी चित्र हो चुका है। यहाँ पर पूरा घर क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है स्कोप बिगो। इस मशीन के अंदर आराम से एक बहुत बड़ा रूम है, जिसके अंदर काफी सारे मीट को रखा जा सकता है। ये बंदा आरओ भी यहीं पर आया हुआ है। इस पूरे घर को देखते हुए कहने लगता है, ओइंक, यह तो कुछ भी खास नहीं है, क्या यही वो मशीन है जिसके बारे में तुम कह रहे थे? स्कोप बिगो दिखने में कुछ खास नहीं है, और इसके अलावा ओइंक, यहाँ पर तो कुछ भी खास दिख नहीं रहा, मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं है। बाहर के कंपैरिजन में यहाँ पर उतनी ठंड है जितनी बाहर थी, या फिर हम थोड़ा बहुत इसे कम कह सकते हैं, क्योंकि तुमने ऊपर की साइड में ये घास की ढेर लगाई हुई है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं है कि यहाँ पर हम मीट को अच्छे से रख सके और उसे ठंडा रख सके। यहाँ पर भी अगर हम मीट को रखेंगे तो कुछ ही टाइम के अंदर स्पॉइल हो जाएगा और उससे हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये सुनकर लियोन हंसते हुए लगता है, बहुत अच्छे, तुम्हें ये चीज समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक ये चीज क्रिएट नहीं हुई है, अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि हमें चाहिए, वो है बर्फ। आरो कहता है, ओइंक, तुम्हें बर्फ कहाँ से मिलेगी? यहाँ पर हम एक बहुत ही गर्म एरिया के अंदर है, बर्फ यहाँ पर होना एकदम नामुमकिन जैसा है। लियोन कहता है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हमें बर्फ कहीं से मिलेगी नहीं, बल्कि हम खुद ही उसे क्रिएट कर लेंगे। ये सुनकर तो आरो और भी कंफ्यूज जाता है। वो लियोन तो दिखता है और कहने लगता है, तुम इसे क्रिएट करोगे, वो भी इस जगह पर, अब ये कैसे होगा? तुम यहाँ पर ठंडा एरिया क्रिएट करना है, उसे करने के लिए तुम्हें बर्फ चाहिए, और बर्फ क्रिएट करने के लिए उससे ज्यादा ठंडा एरिया चाहिए। लियोन हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ ना कुछ सोच रखा है। जगह लियोन की चेहरे पर जो हंसी होती है, इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि इसको कुछ भी पता नहीं है, और ये चीज आरो को सुनने आ रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बस लियोन को दिखता रहता है। कुछ सेकंड तक इधर एक दूसरे को देखता है। लियोन को एक स्क्रीन टच होती है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम आरो को जितना बेवकूफ समझ रहे हो उतना बेवकूफ वो है नहीं। उसे भी समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास में कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर एक बात को अच्छे से समझ लेना, ये लोग इंसान नहीं है, ये जानवर है। और यहाँ पर सेम ऐसा ही कुछ आरो भी सोच रहा होता है। वो सोचने लगता है, इन लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करा ली है, अगर यहाँ पर ये मशीन क्रिएट नहीं होती है तो इनके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इन्हें हमसे झूठ बोलेंगे सजा मिलेगी। इसके बाद में आरो दोबारा सोच में आता है। वो आगे सोचता है कि नहीं, मैं इससे कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसने वहां पर मेरी मदद की थी, इसलिए उस मदद के बदले में मैं शायद से इसको जिंदा छोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसका मतलब ये एक अच्छा इंसान है, हमें इसके ऊपर पूरा भरोसा है। ये सोचने के बाद में ये लियोन को इस जगह पर अकेला छोड़कर वहां जाने लगता है। जाते हुए आखिरी में उससे कहता है, अभी फिलहाल के लिए मैं जारा हूँ, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम बिना हिचकिचाहट के मेरे पास में आ सकते
सकते हो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। लियोन कहता है तुम चिंता मत करो, अगली बार जब तुम यहाँ पर आओगे तब तक ये मशीन क्रिएट हो चुकी होगी। मैं वादा करता हूँ जल्दी ही से काम कंप्लीट होगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा तुम्हारे पास में इन्फॉर्मेशन भिजवा दी जाएगी। इसी समय जेवियर लियोन से कहने लगता है तो क्या सच में तुम्हारे पास में कोई प्लान है, किस तरीके से हम इस जगह बर्फ क्रिएट करेंगे? इस सवाल को सुनने के साथ में एक सेकंड के लिए वहाँ पर शांति छा जाती है। लियोन जेवियर को दिखता है, उसके पसीने छूट रहे हैं। वह कहने लगता है तुम्हारा सवाल काफी शानदार था, लेकिन मेरे पास में इसका जवाब नहीं है। जेवियर मेरी मदद करो, मुझे बताओ किस तरीके से हम यहाँ बर्फ क्रिएट कर सकते हैं। ये सुनकर जेवियर खुली खुली रह जाती है। वो कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम्हारे पास में कोई प्लान नहीं है। तुम जानते हो तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम इनको ये मशीन क्रिएट कर देंगे। तो तुम्हारे पास में कोई प्लान था ही नहीं, तुम्हें पता नहीं था ये मशीन कैसे क्रिएट की जाती है, तो फिर तुमने उस पर साइन किया ही क्यों? तुम जानते हो ये सारे ट्रोल्स कितने तक खतरनाक है, अगर इनसे हमें कुछ भी झूठ बोल दिया और अगर इन्हें चीज की भनक भी लग गई तो हमें यहीं पर ये पकाए खा जाएंगे और हम भी इनके प्रोटीन का हिस्सा बन जाएंगे। तभी लियोन कहता है जेवियर मेरी बात ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सक्सेसफुल लोग होते हैं और नॉर्मल लोग होते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें हम कुछ भी काम देंगे तो उस काम को ना करने का वो हजारों बहाने बना देंगे। उनके पास में कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही कि वो किस पॉइंट पे बोल सके कि हम इस तरीके से इस कारण से इस काम को नहीं कर पाए। लेकिन वहीं जो दूसरी तरफ होता है काबिल लोग, वो किसी भी काम को पहले ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि सब करना कैसे है, हमें भी सेम ऐसे ही करना है। हम काबिल लोगों में से है, हमें काम को ले तो लिया है, लेकिन हम सोचना यह है कि किस तरीके से हम इस काम को कंप्लीट करना है। और हम क्योंकि काबिल है, मुझे पूरा यकीन है हम इस काम को भी कंप्लीट करने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। यहाँ पर एक बात तो पक्की है, अगर हमें इस जगह पर बर्फ क्रिएट करनी है या फिर जगह को ठंडा करना है तो उसके लिए कोई नई इन्वेंशन करनी होगी। ये पूरा दिमाग का खेल है, हम सब बैठकर अपना दिमाग लड़ाते हैं, शायद से कुछ तो कुछ हो जाएगा, हम एक नई इन्वेंशन कर देंगे। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, खुद को कर बुलंद इतना कि दुनिया पूछे मुसाफिर तेरी राह क्या है। लियोन का ये डायलॉग उस गिर बहुत तेज हिट होता है, लेकिन अब कोई भी है नहीं तो ताली वाले नहीं बजती। जेवियर की तरफ से भी हमेशा की तरह एकदम शांत रिएक्शन आता है। वो मन ही मन लियोन गालियां बक रहा है। वो सोचने लगता है कि क्या किया इसने। यहाँ पर इसने जिस सक्सेसफुल लोग का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है उनमें से 1000 में से कोई एक ही होता है जो सक्सेसफुल हो पाता है, बाकी सारे तो पागल ही होते हैं। जो लोग बिना प्लानिंग के किसी काम को ले लेते हैं उनमें से मैक्सिमम के साथ में कुछ ना कुछ गलती होता है। वो अपनी हरकतों के कारण खुद को किसी मुसीबत में डाल देते हैं और सेम ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है, न केवल इसके साथ में बल्कि उन सारे सोल्जर के साथ में जिन्हें हम यहाँ पर लेके आ गए। इसके बाद में सोचना शुरू होता है, रात हो जाती है। लियोन यहाँ पर एक पत्थर पर बैठा हुआ है और बैठे बैठे सोच रहा है कि वो क्या कर सकता है। उसके माइंड में अभी भी कुछ खास आइडिया नहीं आया है। वो सोच रहा होता है कि सबसे पहले मुझे एक काम करना होगा, हमें एक मोल्ड तैयार करना है जिसके अंदर हम बर्फ क्रिएट कर सकें उसी शेप की, फिर बर्फ क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा काम करेंगे, मैं अपने प्रूडोंग और बैंगुल को यूज करके उन मोल्ड्स के अंदर काफी सारे पानी को डालूंगा और उसी पानी से हम बर्फ क्रिएट करेंगे। लेकिन इसके बाद में दूसरा काम ये है उस पानी को ठंडा करना ताकि वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो सके। अब इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा। आमतौर पर हम मैजिक का यूज कर सकते हैं, मैजिक से बर्फ क्रिएट हो जाती है, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पर कोई मैजिशियन नहीं है। तो अब मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम मैजिक वाला काम कर सके। मेरे को ऐसा लगता है आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीजें होती है उनके अंदर अलग अलग तरह की माना एनर्जी होती है। मुझे माना एनर्जी को ऑब्जर्व करना आता है क्योंकि मेरे पास में आराहन की स्किल है। मुझे इन्हीं सब चीज को यूज करके कुछ करना होगा। तभी लियोन को एक शानदार आइडिया आता है। वो भी सोचने लगता है हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं एक टाइम की एनर्जी को अपने तो ऑब्जर्व कर सकता हूँ, दूसरे टाइप की एनर्जी को जब मैं वहीं पे छोड़ दूंगा तो उस कप को वो इस टाइप से कन्वर्ट कर देगी। हाँ ये चीज काम कर सकती है, मुझे एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। और ये चीज समझ में आने के साथ में लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्मेल आती है। इसके बाद में अगली सुबह हम उसे उसकी मशीन के अंदर देखते हैं। प्रूडोंग और बैंगुल दोनों इस जगह पहुंच चुके हैं। दोनों ने अपना साइज बढ़ा रखा है और दोनों के मुंह के अंदर काफी सारा पानी है। लियोन इन इशारा करते हुए इन सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और अपने मुंह के अंदर जितना पानी होता है उस सारे को इन मोल्ड्स के अंदर डाल देता है। यहाँ पर ये पानी कुछ ठंडा नहीं है। इसके बाद में लियोन इस पानी के अंदर हाथ डालता है और सोचने लगता है यहाँ पर इस पानी के अंदर दो टाइप की मान एनर्जी है, गर्म और ठंडी। इनफैक्ट पूरे नेचर के अंदर इस तरीके की दो तरह की मान एनर्जी होती है, कुछ उष्ण होती है कुछ ठंडी होती है। यहाँ पर अब इस जगह पर जो गर्म माना एनर्जी है उस सारी को मैं ऑब्जॉर्व कर लूंगा और उसके बाद में इस जगह पर केवल ठंडी माना एनर्जी बचेगी जो कि बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मेरी मैथ के हिसाब से ये तरीका काम करना चाहिए। ये सोचते हुए लियोन अपनी प्रोसेस शुरू कर देता है। वहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर जितनी भी उष्ण माना एनर्जी है उसे अपने हाथ के अंदर ऑब्जॉर्व कर रहा है। जेवियर ये सब कुछ पीछे खड़ा होकर देख रहा होता है। वो सोचने लगता है ये टेक्निक तो काफी अच्छी है, इसकी सोचने की क्षमता भी काफी अच्छी है। इसने कुछ देर सोचना शुरू किया और एक ही दिन के अंदर इसका एक तरीका आ गया जो कि मैक्सिमम चांसेस में काम करेगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, इसको माना एनर्जी ठीक से ऑब्जॉर्व करना नहीं आता है। माना एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना एक बात है और उसे फिल्टर करके किसी एक स्पेसिफिक टाइप की माना एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना ये अलग बात है। इसके लिए इसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल तो इसकी मेहनत का बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी बॉडी के अंदर दोनों टाइप की माना एनर्जी अंदर जा रही है, लेकिन क्योंकि ये ठंड टाइप की माना एनर्जी को अपने अंदर नहीं लेना चाहता इसके लिए उसकी रफ्तार थोड़ी कम है।
लेकिन फिर भी इस पानी को ठंडा करने के लिए इतना काफी नहीं है। इसे केवल उष्ण वाले एनर्जी के ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, तभी वो किसी तरीके से इस बर्फ को जमा सकता है। यही सोचते हुए जेवियर को काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन अभी भी इसी काम के अंदर लगा हुआ है। अब उसकी बॉडी के अंदर से भी थोड़ी बहुत एनर्जी निकलने लगी है। इसी समय उससे स्क्रीन नोटिस होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुमने अपनी आयरन स्किल को कुछ ज्यादा यूज कर लिया है, इसलिए इसका लेवल अप हो गया है। अब ये पहुंच चुकी है लेवल 2 पर। और फिर इसके बाद में हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। आरो और इसके फादर जो कि ट्रोल्स किंग है, उसे लियोन ने यहाँ पर इन्वाइट किया होता है। जब वो यहाँ पहुंचते हैं उन्हें इस जगह पर काफी ठंड लगने लगती है, और इस सामने तरफ जिस चीज को देखते हैं उस देखकर काफी चौंक आता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, काफी सारे आइस क्यूब्स उसके ऊपर रखे हुए हैं। इसे देखकर वो किंग बोलने लगता है, ये तो काफी शानदार है, यहाँ पर इतनी बर्फ कैसे आई। लियोन कहता है, इस सारी बर्फ को हमने यहीं पर क्रिएट किया है, अब यहाँ से हमें केवल एक काम करना है, इन सारी बर्फ को इकट्ठा करके इंसुलेशन के अंदर डालना है ताकि इन्हें पिघलने में थोड़ा लंबा टाइम लगे, और इसके अलावा हम सारे मीट को भी इस जगह पर रख देंगे ताकि वो खराब ना हो। ये सुनकर किंग बहुत खुश जाता है। वो कहने लगता है, सच में ये तो काफी शानदार है, अब आज के बाद में हमें अपने किसी मीट को फेंकने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे। आरो कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब आज के बाद में हमें हर रोज शिकार करने की जरूरत नहीं है, हम एक बार के अंदर ही काफी सारे मीट को, काफी सारे जानवरों को मारकर यहाँ पे लेके आ जाएंगे और फिर आराम से बैठकर उन्हें खाते रहेंगे। ये तो अब उत्सव करने का समय है। किंग बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आसपास के कबीले के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पर इन्वाइट करो, आज हम एक शानदार पार्टी करेंगे, आज दावत होगी। अब सभी को पता चलना चाहिए हमारे पास में क्या है, कितनी शानदार चीज है ये। जब आरो और उसका फादर आपस में सारी बातें कर रहे होते हैं, तब जेवियर लगातार लियोन को देख रहा होता है। वो काफी चौंका हुआ है और लियोन के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है। इसके बाद वो तिरछी आंखों से जेवियर को देखता है और फिर अपने आसपास सारी चीजों की तरफ इशारा करते हुए उसे कहने लगता है, देखा मैंने कहा था ना, मैं क्रिएट कर दूंगा, मैंने दिमाग लड़ाया और सब क्रिएट हो गया। जेवियर कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम तो कमाल हो। यहाँ से हम इस विलेज के मेन एरिया का सीन देखते हैं। यहाँ पर लियोन और जेवियर इन दोनों की तारीफ होने वाली है। यहाँ पर जो ट्रोल्स का लीडर होता है वो लियोन से बोलने लगता है, तुमने काफी अच्छा काम किया है, यहाँ पर तुमने हमारे लिए एक काफी शानदार चीज बना के दे दी है, इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था तुम्हें वो मिल जाएगा। इस किंग के इतना कहने के साथ में ही हम लियोन के पीछे बहुत सारे ट्रोल्स को देखते हैं। ये सारे ट्रोल लियोन को मिल चुके हैं। लियोन इस किंग के सामने से झुकाते हुए कहने लगता है, आप बहुत ज्यादा काइंड है, आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी शर्तें लिखी थी वो सारी आपने पूरी कर दी है। मेरे पास में अब टोटल 120 ट्रोल्स हो चुके हैं। इसी के साथ में लियोन को एक स्टीम विंडो हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारे पास में 120 और का है। तभी वो किंग आगे बोलता है, हम बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह नहीं है, अगर हमने तुम्हारे साथ में कोई शर्त की है तो हम उसे हर हालत में पूरी करते हैं, चाहे हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो या फिर नहीं। हमारी जबान की भी अपनी कीमत है, हम तुम्हें 120 ट्रोल्स दे रहे हैं, ये सारे के सारे अब तुम्हारी बात मानेंगे। ये सब कुछ हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, और जिससे हम खुश हो जाते हैं उसे अपना सब कुछ दे देता है। तुम्हारी और जो कुछ भी मांगो वो भी तुमसे पूरी करवा सकते हो, हम जरूर से उन्हें पूरी करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि तुमने मुझे खुश किया है, मैं स्टील एंड सैंड ट्राइब का लीडर हूँ, इसलिए अपने पूरी ट्राइब की तरफ से तुमसे वादा करता हूँ, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली अब से हमारे दोस्त होगी, तुम्हारे और हमारे बीच में ब्लड रिलेशन होंगे। ओइंक। इस लीडर के इतने के साथ में इसके साथ में और जितने भी ट्रोल्स होते हैं वो सबके सब एक हीरोइक पोज देने लगते हैं, और फिर सारे के सारे एकदम जोर से चिल्लाते हैं, हाँ अब तुम्हारे साथ में हमारा ब्लड रिलेशन है, तुम सब हमारे भाई हो। इसके बाद में किंग आगे कहता है, अब से फ्रंटियर फैमिली हमारी दोस्त है, और इसके अलावा जो कोई भी तुम्हारा दुश्मन होगा वो हमारा भी दुश्मन होगा, उन्हें तुम पर अटैक करने से पहले हमसे फाइट करनी होगी और हम उन्हें खत्म कर देंगे। इसी के साथ में लियोन की स्क्रीन हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ऑर्क ट्राइब तुम्हारे लिए ओपन हो चुकी है, इनके साथ में तुम्हारे अच्छे रिलेशन बन चुका है, यानी इसका मतलब ये तुम्हारी बड़ी अचीवमेंट है, पूरे ऑर्क ट्राइब के साथ में तुम्हारी दोस्ती अच्छी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें 100 आरपी पॉइंट दिए जाते हैं, और अब इस तरीके से तुम्हारे पास में टोटल 611 आरपी पॉइंट हो चुके हैं। ये देखकर लियोन भी काफी जाता है। वो कहने लगता है, हाँ हमारी दोस्ती काफी लंबे टाइम तक चलने वाली है, हम भी वादा करते हैं हर हालत में इस दोस्ती को अच्छी तरह से निभाएंगे। यहाँ से हम कुछ दिनों बाद देखते हैं लियोन दोबारा से अपने विलेज के अंदर लौट चुका है, और किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि लियोन जब लौटेगा तो उसके साथ में इतनी सारी चीजें होगी। सारे विलेजर्स लियोन को देखकर काफी चौंक जाते हैं, और ऐसा होना भी था क्योंकि लियोन के साथ में टोटल 120 ऑर्क्स है जिनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, मस्क्यूलर है और दिखने में भी काफी ज्यादा ताकतवर है। विलेजर्स इन्हें देखने के साथ में काफी बुरी तरह डर जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि लियोन के साथ में ये सारे और कैसे हैं। जब लियोन इन सारे लोगों को अपने से डरता हुआ देखता है तो काफी ज्यादा खुश जाता है, उसके चेहरे के ऊपर एक विचित्र वाली स्माइल होती है। वो सोचने लगता है, जब मैं इन सारे लोगों को बताऊंगा कि सारे ऑर्क्स मेरे गुलाम है, तब तो इनके मन के अंदर मेरे लिए जो रिस्पेक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद में लियोन की नजर अपने मदर और फादर की ओर पड़ती है जो कि एक खिड़की के अंदर से बाहर तरफ झांक रहे होता है, और ये दोनों भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसके बाद में लियोन ये करके सबको समझाने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये किसी तरह का अटैक नहीं है, बल्कि सारे ऑर्क यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं। जिसके बाद में लियोन की एक स्टैंडर्ड हो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हें 300 आरपी पॉइंट्स और दिए जाते हैं क्योंकि तुम्हारी रेस्पेक्ट और बढ़ चुकी है, और अब इस तरीके से तुम्हारे पास में 911 आरपी पॉइंट्स है। इसके बाद में लियोन सीधे पहुंच जाता है अपने रूम के अंदर। यहाँ पर उसका मेन टास्क है उन सारी चीजों को चेक करना जो कि उसे उस ब्लैक मर्चेंट के पास में मिली थी, यानी कि उस ब्लैक जादूगर के पास में लियोन ने उससे उसका सारा सामान हड़प लिया था और उसे जान से मार दिया था।
अब लियोन एक करके चेक करने वाला है कि उसके पास में जो ये सामान है इनकी सच में कोई वैल्यू भी है या फिर ये सारा केवल कचरा है। लियोन एक करके इन सारे सामान को चेक करने लगता है। उसकी नजर से पहले एक बॉल के ऊपर पड़ती है और फिर एक किताब के ऊपर। ये सब कुछ देखकर जीवियर कहने लगता है कि सच में इनमें से कोई चीज है जो कि हमारे काम आ सकती है या फिर ये केवल कबाड़ की तरह बिकने वाला है। लियोन कहता है इनमें से मैक्सिमम सामान तो कबाड़ है, ये सारे सर केवल बिकने में काम आएगा, लेकिन जब मैं इन सभी को बेचने वाला हूँ तो कैसा रहेगा इन्हें बेचने से पहले एक बार यूज करके देख लूं, शायद से कुछ काम भी आ जाए। इसी समय लियोन की नजर उस बुक के अंदर एक स्पेल की ओर पड़ती है। उसे देखकर कुछ शौक जाता है और फिर जल्दी से खड़ा होकर जीवियर कहने लगता है मुझे जल्दी से उस माइन की तरफ जाना होगा, सभी वर्कर्स माइन में काम कर रहे होंगे, मैं अभी लौटता हूँ। इसी के साथ ही लियोन सीधे उस माइन के अंदर घुस जाता है। वहां पर पोस्टर चलाने लगता है टोडस तुम कहां पर हो, जल्दी से मेरे सामने आओ। इसी के साथ ही लियोन की नजर इस बंदे टोडस की ओर पड़ जाती है। ये वही बंदा है जो कि लियोन के लिए 520 साल तक काम करने वाला है। ये यहाँ पर एक वर्कर की तरह काम कर रहा है। ये जल्दी से लियोन के पास में आता है और उसे कहने लगता है माय लॉर्ड आपने मुझे बुलाया। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें याद कर रहा था, मेरे पास में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें याद है तुम एक बात से परेशान थे कि तुम मेरे पास में किस तरीके से 520 साल तक काम करोगे। हाँ सच में ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है कि तुम मेरे लिए इतने लंबे टाइम काम कर ही नहीं सकते। मैंने सच में तुम्हारे साथ में एक बहुत गलत बिहेव किया है। इतने लंबे टाइम तक तुमसे काम कराना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जबकि तुम वो कर ही नहीं पा रहे हो। टोडस बोलता है तो फिर आप क्या करने वाले हैं, कि आप मेरी सजा को थोड़ा कम कर देंगे ताकि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ही आपके लिए काम करूँ और उसके बाद मैं आराम से अपनी लाइफ को बच्ची कुची को अपने हिसाब से जी सकूँ। लियोन कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इससे भी कुछ अच्छा करने वाला हूँ, बल्कि मैंने सोचा है मैं तुम्हारी लाइफ को बहुत ज्यादा शानदार कर दूंगा, तुम्हें वो मिलेगा जो कि तुम चाहते थे। टोडस कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और ये कहते हुए टोडस बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे लियोन के चेहरे के ऊपर एक अजीब स्माइल दिखाई दे गई है। वो समझ चुका है उसके साथ में अब दोबारा से कुछ बुरा होने वाला है। इसी समय लियोन अपने पास से इस बुक को निकालता है और फिर उसे टोडस को दिखाते हुए कहने लगता है इस बुक को देखो, इसके अंदर एक बहुत स्पेशल स्पेल है जिसकी वजह से अगर कोई मर जाता है हम उसे भी जिंदा कर सकते हैं और वो इंसान मेरे कंट्रोल में होगा। ये सुनते टोडस बुरी तरह डर जाता है, उसकी आंखें खुली खुली रह जाती है। लियोन कहता है तुम समझ में आया मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मतलब कुछ टाइम बाद में जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तो मेरे लिए काम करते करते मर जाओगे, उसके बाद में मैं तुम पर स्पेल का यूज कर दूंगा और फिर तुम घोल बन जाओगे और घोल बनने के बाद में दोबारा से मेरे लिए काम करोगे। इस तरीके से तुम्हारी 520 साल की सजा कंप्लीट हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है कि सजा तो मैं कंप्लीट करवा के रहूंगा। ये कहने के बाद में लियोन दोबारा से बहुत जोर से हंसता है, लेकिन टोडस का मुंह अभी बुरी तरह उतरा हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है उसे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। कहाँ वो अब तक सोच रहा था कि मरने के बाद में तो एटलीस्ट को शांति मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मरने के बाद में भी उसे दोबारा जिंदा होकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और फिर जब इस खबर को सुनकर टोडस को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती तब लियोन को थोड़ा गुस्सा आता है। वो एक अजीब चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगता है तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुझे कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम्हें इसकी रेस्पेक्ट ही नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है, हंसो। ये सुनकर टोडस एक सेकंड के लिए लियोन को देखता है और फिर एकदम से उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी स्माइल आ जाती है और साथ में वो रो भी रहा होता है। इसके बाद में लियोन बस जाने लगता है। वो जाते हुए आखिरी में कहता है बहुत अच्छे, अब ऐसे हंसते रहना और यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी काम करना और मरने के बाद में मैं काम करवा ही लूंगा। चलो अब मैं ऐसे चलता हूँ, तुम अपने काम को अच्छी तरह कंप्लीट करो। इसके बाद में लियोन को एक स्क्रीन शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रूलर ऑफ अंडरवर्ल्ड तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, वो तुम्हें नर्क में जगह देना चाहता है, तुम चाहो तो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। लियोन इस सुनने के साथ में तुरंत ही मना कर देता है और फिर हंसते हुए इस गुफा से बाहर निकलते कहने लगता है यहाँ पर मेरी हरकतें इतनी शानदार है कि नर्क में भी मुझे आगे से ऑफर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे किसी छोटे मोटे ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। अभी तो मैं बहुत सारे बड़े बड़े कांड करने वाला हूँ और इन सभी के बाद में मेरी लाइफ यहाँ पर जिंदा रहते हुए हेवन बन जाएगी। इसके बाद में लियोन सीधे फ्रंटियर मेंशन के अंदर पहुंचता है। यहाँ पर उसे अपने फादर से मिलना है, इसलिए जो वो जल्दी से उनके ऑफिस से पहुंचता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद में लियोन को एक लड़की जो कि वहाँ पर सफाई का काम करती है वो बताती है कि इस टाइम पर लियोन का फादर रिसेप्शन रूम के अंदर है, वहाँ पर कोई गेस्ट आए हुए हैं जिनसे वो बातें कर रहे हैं। लियोन कहता है कौन गेस्ट? वो लड़की बोलती है ये वो दो लोग हैं जो कि अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, वो दोनों जमींदार शिलो और मीटलॉफ। ये सुनकर लियोन एक सेकंड को सोचता है और फिर एकदम से उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही जुड़ी सी स्माइल आ जाती है। उससे लगता है ये दोनों दोबारा आ गए, अब दोबारा मजा आएगा। इसके बाद में हम इस हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन का फादर और दोनों जमींदार बैठे हुए हैं। इनमें से एक जमींदार बोलने लगता है तुम्हें तो पता ही है हमारी पॉलिसी किस तरीके की है, अगर हमने किसी को कर्जा दिया है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट और पैसे सब कुछ वापस चाहिए होता है। हम किसी के ऊपर किसी तरह ध्यान नहीं दिखाते हैं, सारा पेमेंट सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन तुमने अभी तक उसे पेमेंट नहीं किया है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब तुम्हारी जितनी भी चीजें उनके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे ऊपर थोड़ी और दया कर रहे हैं। हमने सोचा है तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है उसको 10% हम माफ कर देंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तुम्हारे पास में जो नई माइन है जिसके अंदर तुम थोड़ा बहुत कोयला वगैरह निकाल रहे हो वो तुम हमारे वाले कर दो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर हो सकता है। इसके बाद में तुम्हारा 20 अमाउंट कम हो जाएगा, जिसके बाद में हर महीने जो तुम्हारे पास में इंटरेस्ट आता है वो भी कम हो जाएगा और तुम्हें फायदा ही फायदा है। ये सुनकर लियोन का फादर एक गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी दोनों जमींदार बोलने लगता है क्या तुम इतना क्या सोच रहे हो, तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वरना हम ऐसे सब कुछ ले लेंगे, और वैसे भी अभी तो तुम लोग इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारे पे जितना कर्जा है उसका इंटरेस्ट भी हमें दे सको, इसलिए तुम जल्दी से हमारी बात को मान लो, इसी में तुम्हारा फायदा है। इस जगह पीछे से जो गेट होता है वो नॉक होता है और बाहर से आवाज आती है ये मैं हूँ लियोन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लियोन का फादर बोलता है हाँ बिल्कुल तुम आ सकते हो। इसके साथ में लियोन की अंदर एंट्री होती है।
वह कहने लगता है अच्छा तो तुम दोनों भी यहाँ पर ही हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसी टाइम पर इन दोनों में से एक जमींदार अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है और वह कहने लगता है इस बार हम यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए, पूरी परमिशन लेकर आए, इसलिए तुम हमें किसी भी तरह डरा नहीं सकते हो। तुम्हारी पिछली चाल अब मुझ पर काम नहीं करेगी। लियोन कहता है अरे आप इसे घबरा क्यों रहे, हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। पिछली बार आपने गलत किया था, ऐसा सजा मिली, अब जब तक सब कुछ लीगल चलता रहेगा तब तक ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया था, जैसे आप लोग हमारे लिए ऑफर लाए वैसे हमारी तरफ से भी इसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर यहाँ पर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या मैं अपने ऑफर के बारे में बताना शुरू कर सकता हूँ। जमींदार कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लियोन कहता है लेकिन मैं तो फिर भी बताऊंगा। मेरा ऑफर ये है, हमारी फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा है उसको हम कुछ पीसेस में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में आपको हर पीस हर महीने मिलता जाएगा, या फिर टाइम शेड्यूल हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जमींदार बोलता है क्या बकवास है ये, मैं तुम्हें ऑफर बताने से मना किया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास किस तरह का ऑफर है, मैंने सुना भी नहीं, ना ही हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। लियोन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग मेरे ऑफर को सुन नहीं रहे हो, मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इससे तुम्हें पता है क्या हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। और क्या तुम जानते हो जब मुझे गुस्सा आता है तब क्या होता है। लियोन की कहने के साथ में एक बहुत जोर से आवाज आती है, किसकी हिम्मत हुई। इसके साथ में पैर पटकते हुए एक बड़ा सा जीव इस जगह पहुंचता है, ये एक और का है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। जब रात्रि कहने लगता है किसकी हिम्मत हुई मास्टर लियोन को गुस्सा दिलाने की। इस और को इसे देखने के साथ में ये दोनों जमींदार बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ये डरते हुए कहने लगता है ये जानवर ये यहाँ पर कैसे आया। और कहता है तुमने जानवर किसको कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ पर फ्रंटियर मेंशन के अंदर आकर फ्रंटियर फैमिली के लोगों को परेशान कर रहे हो, ये सारे लोग हमारे साथ में, तुम से किसी को भी परेशान नहीं कर सकते हो। ओइंक। इसी समय लियोन इस और को शांत करता है और फिर से कहने लगता है वैसे तो ये लोग हमारे दोस्त है, इसलिए फिलहाल कुछ देर तक तुम्हें इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हें से क्यों लगता है ये सारे लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। और कहता है ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैंने अभी देखा ये लोग तुम पर चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लियोन कहता है यानी कि अगर कोई मुझे चिल्लाएगा तो इतना ही काफी है उसे खत्म करने के लिए। और कहता है हाँ बिल्कुल इतना भी काफी है। ये सुनकर ये दोनों जमींदार और डर जाता है, एक दूसरे गले लगकर बुरी तरह कांपने लगते हैं। लियोन दोनों से कहने लगता है अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे ऑफर को तो तुमने सुन लिया है तो फिर अब जल्दी से उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर यहाँ पर तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और मेरी नाराज होने के बाद में क्या होता है वो तो तुम अच्छी तरह जानते हो। ये कहते हुए लियोन के चेहरे के ऊपर एक क्यूल स्माइल होती है और पीछे की साइड में ये ट्रोल भी इन दोनों को घूर रहा होता है। ये कहता है अब जल्दी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, अगर तुमने मास्टर लियोन को किसी भी तरीके से नाराज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे कई सारे टुकड़े कर दूंगा। इस और की ये बात सुनने के बाद में अभी दोनों जमींदार इतने बुरी तरह डर जाते हैं, ये लियोन की हरकत को मानकर वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में लियोन अपने फादर को नया कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहने लगता है अब ये हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है, हम किस्तों में पैसे चुका देंगे। वैसे मैं चाहता हूँ उनसे डायरेक्टली पूरा कर्जा जो कि हमारे ऊपर है उसे कैंसिल करने के लिए कह सकता था, और वो इसे मानते भी क्योंकि इनके ऊपर लाइफ का रिस्क था, लेकिन उस सिचुएशन में एक गड़बड़ हो सकती थी। ऐसा हो सकता था कि वो हमारे ऊपर कोई केस कर देते, कानूनी तौर पर ये काफी ज्यादा गलत हो जाता। लियोन का फादर बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने यहाँ पर काफी अच्छी चाल खेल गई। लियोन कहता है वैसे फिलहाल सारा काम काफी शानदार चल रहा है, घर और कंस्ट्रक्शन के अंदर मैं काफी अच्छी तरीके से कब से लोगों लगा चुका हूँ और वहां से भी हमारे पास पैसा आ रहा है, और इसके अलावा माइनिंग के अंदर भी काफी सारे लोग लगे हुए हैं, वहां से भी हम पैसे कमा रहे हैं। हम धीरे धीरे कर इन सारी किस्तों को बड़े से चुका देंगे। मुझे पूरा यकीन है एक टाइम के बाद में हमारी फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा है इस साइड सारा हट जाएगा और हम पूरी तरीके से डेप्ट फ्री हो जाएंगे। ये कहते लियोन अपने फादर को इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा देता है और फिर कहने लगता है हमारे पास में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए ये एकदम सही सलामत होना चाहिए, इसे अच्छी तरह संभाल के रख दीजिए। लियोन का फादर बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। इसके बाद में लियोन आए कहता है वैसे हमारे पास में एक और बड़ी समस्या है जिसके बारे में हमें चिंता करनी होगी, और अगर अभी हमने इस समस्या को सॉल्व नहीं किया तो ये आगे जाकर बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। लियोन का फादर बोलता है क्या समस्या है। लियोन कहता है यह है वो समस्या। ये कहते वो उस और की तरफ इशारा कर रहा होता है और फिर कहता है असल में ये और बहुत ज्यादा बड़ा है, काफी ताकतवर है, इस वजह से इन्हें नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा खाना चाहिए होता है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, हमारे पास में इतना खाना है ही नहीं कि इन सारे औरतों को खिला सके। अगर ऐसे चलता रहा तो एक टाइम के बाद में ये सभी सब भूखे हो जाएंगे, और क्योंकि मेरे लिए इन सभी खाना खिलाना जरूरी है तो इसका मतलब हमें अपने ऊपर और ज्यादा कर्जा लेना होगा ताकि हम इन्हें भरपेट खाना खिला सकें, वरना अभी फिलहाल हमारी ऐसी हालत नहीं है कि हम इन्हें खाना भी खिला सके। लियोन की ये बात सुनकर लियोन का फादर और ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है अभी तो कर्जों को इन किस्तों में डिवाइड किया था और दोबारा से और कर्जा लेना होगा ताकि इन फालतू के जीवों को और खाना खिला सके। ये किस्ते की सिचुएशन है जिसके अंदर हम फंस चुके हैं, कर्जे को लौटाने के लिए हमें अलग से कर्जा लेना पड़ रहा है। के बाद में अगले सीन में हम एक ट्रोल को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर काम कर रहा है। उसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स है जिसकी मदद से वो पूरी ताकत से एक पत्थर के ऊपर अटैक करता है, और जैसे ही वो एक्स उस पत्थर के ऊपर गिरती है वो पत्थर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। और यही चीज देखकर वहाँ पर जो बाकी माइनर्स होते हैं वो सबके सब काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि ये माइन पहले कब्जे तो कमजोर है, अगर यहाँ पर इतनी ताकत से अटैक किया जाए तो ये माइन ढह सकती है। इसी वजह से एक माइनर जल्दी से लियोन को इज्जत को बुला देता है। उसके यहाँ पर आने के साथ में उसे कहने लगता है ये और यहाँ पर काफी लंबे टाइम से काम किया जा रहा है, बिल्कुल भी थके नहीं रहा, हमें किस तरीके से इसे रोकना होगा। लियोन कहता है उसे रोको, उसे ये काम करने मत दो। आज के बाद में मैं किसी भी और को यहाँ पर इस माइन के अंदर नहीं देखना चाहता, मैं नहीं चाहता कोई भी और इस माइन के अंदर जरा सा भी काम करे। ये सुनने के साथ में बाकी के सारे माइनर्स इस एक और को पकड़कर बाकी तरफ लेके जाने लगता है। लियोन चिल्लाते हुए कहने लगता है नहीं, मेरे को काम करना है, अगर मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा तो मेरे मसल्स पूरी तरह बेकार हो जाएंगे, मुझे अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखना होगा, मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता हूँ।
ये सुनकर लियोन सोचने लगता है इन सारे ऑर्ब्स को काम के ऊपर लगाना होगा, लेकिन अगर मैंने इन्हें काम दे दिया तो ये भी तोड़फोड़ मचा देंगे। मेरे पास में दोनों तरफ से कब से गड़बड़ है। एक माइनर जितना काम करता है उससे कई गुना ज्यादा काम ये और कर सकते हैं, लगभग 10 गुना ज्यादा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में इन ऑर्ब्स के लिए कुछ ऐसा काम है ही नहीं जो कि इनसे करवाया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी चीज जरूरी है, इन ऑर्ब्स को बिल्कुल भी वेच देने की जरूरत नहीं है, मतलब इनकी मजदूरी नहीं चाहिए, इन्हें बस भरपेट खाना दे दो, उतना इनके लिए काफी होगा। लेकिन ये कहने में आसान है लेकिन करने में नहीं, क्योंकि इनको इतना खाना चाहिए होता है कि उसके बदले में अगर मैंने मजदूरी भी दे देते तो वो भी सस्ती पड़ती। यहाँ पर हम एक बहुत गलत सिचुएशन में फंस चुके हैं। हमें मीट को खरीदना होगा और मीट खरीदने के लिए चाहिए पैसे, जो कि हमारे पास है नहीं। पैसे कमाने का केवल एक तरीका है, टैक्स को बढ़ाना होगा। लियोन इस बारे में अपने फादर से बात करने लगता है। वो उसे कहता है विलेज के अंदर कब से विलेजर्स रहते हैं, उनके पास में काफी पैसा भी है, हमें किस तरीके से टैक्स को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे पास ज्यादा टैक्स आए, ज्यादा पैसे आए और हम उसका सही तरीके से यूज कर पाए। अभी बिजनेस के अंदर काफी पैसों की जरूरत है। लियोन का फादर बोलता है हाँ बिल्कुल मैं सिचुएशन समझता हूँ, लेकिन फिर भी पहले विलेजर्स के ऊपर हमने काफी सारा टैक्स लगा रखा है, उनकी कमर पूरी टूट चुकी है, अब उनके ऊपर हमें एक और नया टैक्स डाल देंगे तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लियोन कहता है तो फिर आपको उनके ऊपर डायरेक्टली टैक्स डायरेक्टली थोड़ी कह रहा हूँ, हम पहले उन्हें कमाने का मौका देंगे, जब वो कमाएंगे उसके ऊपर हम टैक्स कमाएंगे। मुझे लगता है इस तरीके से अगर हम टैक्स कमाते हैं तो उन विलेजर्स को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उनके पास में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होगा और हमारे पास में भी। लियोन का फादर बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या करना चाहते हो। लियोन कहता है इसका एक बहुत आसान तरीका है, मैंने एक जगह देख रखी है जहाँ पर अभी फिलहाल में कुछ भी नहीं चल रहा है, वो एक बंजर जमीन है। अगर हम वहाँ पर कुछ टाइम कल्टीवेशन करें, उस जगह को थोड़ा उपजाऊ बना दे, उसके बाद में हम उस जगह को लीज पे दे सकते हैं। काफी सारे किसान वहाँ पर काम करना चाहेंगे, उनको वहाँ पर काफी सारी चीजें बनानी होगी, वो कल्टीवेशन करेंगे, काफी सारी चीजों को उगाएंगे, उसके बाद में उन्हें बेचने से उन्हें प्रॉफिट होगा, उन सभी को बिजनेस मिल जाएगा और साथ में उस बिजनेस के ऊपर हम अपना टैक्स लगा सकते हैं। ये काम करने के लिए हमारे विलेज के नॉर्थ की जमीन मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है, क्योंकि वहाँ पर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, वो एकदम बंजर पड़ी है। उस जमीन के ऊपर हमें केवल थोड़ा सा काम करना होगा और उसके बाद में वही जमीन हमें काफी कुछ कमा के देगी। लियोन का ये आइडिया लियोन के फादर को थोड़ा ठीक लगता है और उसके बाद में इस मिशन का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। लियोन जेवियर के साथ में इस जगह पहुंचता है। इधर देखते हुए जेवियर कहने लगता है ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जब किसी भी हालत में खेती तो नहीं की सकती, हमें यहाँ पर कुछ और करना होगा। ये सुनकर लियोन फुल कॉन्फिडेंस से बोलने लगता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास में एक शानदार प्लान है, तुम बस मेरे पीछे पीछे आते रहो। और फिर इसके बाद में वो घर आते सोचने लगता है मैंने इससे कह तो दिया है, लेकिन फिलहाल मेरे पास में कोई प्लान नहीं है, जब मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा तभी मैं करूंगा क्या, लेकिन अभी के लिए बस आगे बढ़ते रहना ठीक होगा, बेकार में इससे अगर कुछ कह दूंगा तो ये अभी से रुक जाएगा। इसके कुछ देर बाद में हम लियोन को यहाँ पर काम करता देखते हैं। जेवियर उसे छोड़ के जा चुका है। लियोन यहाँ पे काम करते हुए कहने लगता है पहले ही काफी देर हो चुकी है, इस जगह सिलेक्शन थोड़ा सा गलत था, जहाँ पर अक्सर ही बाढ़ वगैरह आती रहती है तो ऊपरी साइड जमीन हमेशा हटती रहती है, तो इसका मुझे कोई तरीका निकालना होगा ताकि जो ऊपरी साइड में जमीन है ये पूरी तरह बंधी रहे। एटलीस्ट जब हल्की हल्की फ्लड्स आए तब तक तो ये जमीन यहाँ से हिले ना, इसका मुझे तो कोई तरीका निकालना है। फिलहाल इस काम करने का मेरे को एक तरीका आता है, ट्रेडिशनल तरीका। मुझे हाथों से यहाँ पर एक ब्रिज टाइप कुछ बनाना होगा जिसकी चारों तरफ एक छोटा सा मिट्टी का बांध होगा, जिसकी वजह से पानी साइड में से निकल जाए और बीच से जमीन अच्छी तरह सेफ रहे। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है, मैंने सनी से कह तो दिया, लेकिन इसे करने में काफी लंबा टाइम लगेगा। लियोन इस चीज को कह देता है, लेकिन जितना उसे सोचा होता है उससे भी कई लंबा टाइम लग जाता है, लगभग 21 दिन बीत जाते हैं। लियोन अभी भी यहाँ पर इसी काम के अंदर लगा हुआ है। इसी समय जेवियर और लियोन के फादर इस जगह पहुंचते हैं। वो जेवियर से पूछने लगते हैं इसको यहाँ पर काम करते हुए कितना टाइम हो चुका है। जेवियर कहता है लगभग 21 दिन, इन्होंने रात दिन जागकर यहाँ पर काम किया है। जिस टाइम पर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं इन्हें ना तो सोने की फिक्र होती है ना ही खाने की, ये बस लगातार काम करते ही जाते हैं। ये सुनकर लियोन का फादर बोलता है मेरा बेटा कुछ तो बदल चुका है, पहले वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, उसके अंदर बिल्कुल मेहनत करने की क्षमता नहीं होती थी, लेकिन अब वो इतना बदल गया है कि खुद से सारा काम करता है। यहाँ पर वो ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है ताकि फ्रंटियर फैमिली के ऊपर जितना भी कर जाए वो सही से उतर सके। इस सब कुछ करने में मैं उसे किसी से मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कोई ऑब्स्टिकल से नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ वो जो चाहे वो कर सके। जेवियर कहता है हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप कभी भी उस काम में ऑब्स्टिकल नहीं बनेंगे बल्कि उसके सपोर्ट में ही होंगे। और इसके अलावा मुझे जिस जगह पूरा यकीन है वो मास्टर लियोन है, वो जल्दी इस सब कुछ करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, उन्हें कामयाबी मिलकर रहेगी। मैं पिछले काफी लंबे टाइम से मास्टर लियोन के साथ में हूँ, इनके अंदर जो बदलाव आया है उसके बाद से मैंने देखा है ये जिस चीज को ठान लेते हैं उसे करके ही रहते हैं। जेवियर के इतना कहने के साथ में लियोन को एक स्क्रीन शो जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जेवियर और तुम्हारे फादर के माइंड के अंदर तुम्हारे लिए इमेज बदल चुकी है, अब तुम्हें 20 आरपी पॉइंट दिए जाते हैं। लियोन फिलहाल इस चीज के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देता, वो बस लगातार अपने काम में लगा रहता है। अगले दिन आता है और अब फाइनली उसने इस काम को कंप्लीट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। चारों तरफ एक ब्रिज टाइप या फिर एक वॉल टाइप कुछ बनी हुई है जिसके बीच में जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसे कंप्लीट करने के बाद में लियोन पहले तो कुछ सेकंड अपनी जगह बैठा होता है और फिर एक दूसरे से कुछ तो बोलने लगता है आखिरकार मैंने कामयाबी हासिल कर ली, मैं ये करने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर इस जगह पर काफी सारे किसान काम करेंगे और मैं उनके ऊपर टैक्स लगा दूंगा कि उनका सारा पैसा मेरे टैक्स को चुकाने में जाएगा और उस टैक्स के पैसे का यूज हम उस कर्जे को उतारने में करेंगे, या फिर उसका यूज मैं अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकता हूँ, लेकिन इन विलेज से तो मैं पैसे छीन के रहूंगा। यहाँ पर इस जगह पर मैंने काफी काम किया है और अब बुरी थक चुका हूँ। इसके बाद में लियोन उस जगह पर सड़ जाता है और इसके बाद में उसे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुमने एक नई स्किल को एक्टिवेट कर लिया है जिसका नाम है
आर्किटेक्चरल डिजाइन। ये देखकर लियोन जल्दी से सोना भूलकर उस स्किन विंडो को ठीक से देखने लगता है। इसके अंदर पता चलता है ये स्किल असल में एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं आने वाली। असल में इस स्किन की वजह से लियोन अपने सामने एक पूरा मैप देख सकता है। उस मैप के अंदर चेंज करके देख सकता है कि उस चेंज को करने से उस जगह पर क्या इफेक्ट आएगा। इसी चीज को समझने के लिए उसे सामने की तरफ एक पहाड़ दिखाई देता है, जिसे वो अपने हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ खींच लेता है। उसके सब करने के साथ में उस पहाड़ के अंदर क्रैक पड़ जाता है, मतलब उस पहाड़ के अंदर जो कि उसके विंडो के अंदर शो हो रहा है, और उसके बाद में ऊपर का सेट टूट जाता है। इससे लियोन को समझ में आता है इस पहाड़ को इतना ऊंचा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये रिवॉर्ड लियोन को कुछ पसंद नहीं आता। वो जल्दी सिस्टम से कहने लगता है मैंने पूरे 22 दिन यहाँ पर इस काम को करने में खर्च किया, उसके बावजूद तुम मुझे क्या दे रहे हो, ये बेकार चीज। भला मैं किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखकर क्या ही हासिल कर लूंगा, उसे बनाना तो मुझे खुद ही पड़ेगा। सिस्टम कहता है तुम्हें यहाँ पर जितनी भी स्किल्स मिल रही है ये सब के सब तुम्हारे कर्मों पर डिपेंड करती है। तुमने यहाँ पर जो भी काम किया है, जिस भी तरीके से अपने स्किल्स को इंक्रीज किया है, उसी के हिसाब से तुम्हें नई स्किल्स मिलेगी और पुराने स्किल्स के अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा। लियोन कहता है मैं बेकार में तुम्हारे साथ बहस भी क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ बहस करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मुझे यहाँ से अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। प्रूडोंग, बेंगुल जल्दी से मेरे पास में आओ, हमें जल्दी से आगे काम के प्रोसेस को शुरू करना होगा। हमारे पास में बहुत सारा काम है और अब मुझे लगता है क्योंकि हमारे पास से काम जाता है तो टाइम हो चुका है एक और नए दोस्त को हमारे साथ में ऐड कर लिया जाए। लियोन के इतने के साथ में सुबह हो जाती है और अब यहाँ सामने तो दिखाई देता है यहाँ पे चारों तरफ काफी सारा पानी है। इसे देखकर लियोन कहने लगता है यहाँ पर हमारा सबसे पहला मेन काम होगा, यहाँ पर जितना भी पानी है इस सारे को खत्म करना होगा और ये काम तुम दोनों करोगे। बेंगुल और प्रूडोंग तुम्हें मिलकर यहाँ के सारे पानी को यहाँ से गायब करना है। ये सुनकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। इन्हें डरा हुआ देखकर लियोन से कहने लगता है मुझे पता है तुम दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ा काम है, तुम दोनों की बस की नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए एक नया दोस्त यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। इसके बाद में लियोन सोचने लगता है मेरे पास में इस टाइम पर काफी सारे आर्मी पॉइंट्स है, मैं उनमें से कई सारे यहाँ पे खर्च कर दूंगा और काफी सारे नए प्रोडक्ट्स को या फिर नए बेंगुल या फिर कुछ और नए तरह की मॉन्स्टर को इस जगह पर समन करूंगा जो कि इस काम के अंदर मेरी मदद कर सके। सिस्टम समन गेम को मेरे सामने समन करो। लियोन के इतना करने के साथ में वहां पर एक स्क्रीनशॉट आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अब एक बार तुम्हें समनिंग गेम को खेलने के लिए 100 आर्मी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। ये देखकर लियोन कहने लगता है ये महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे एक बार के लिए 100 पॉइंट्स खर्च करने पड़ रहा है और यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हर बार समनिंग करने पर मुझे 1.5 गुना ज्यादा आर्मी पॉइंट्स खर्च करने होंगे। यानी इसका मतलब मैं लगभग 4 बार और यहाँ पर समनिंग कर सकता हूँ। उसके बाद में मेरे पास जितने भी आर्मी पॉइंट्स है वो सारे खर्च हो जाएंगे। चलो इस प्रोसेस शुरू करते हैं। ये कहते वो उस बटन पर क्लिक कर देता है, जिसके बाद में उस जगह पर वो अजीब सी ग्रीन रंग की स्किन दिखने लगती है और साथ में उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज भी आती है, कोई चीज उसके अंदर बाहर निकलती है। ये एक स्पेशल तरह की बॉल है जो सीधा कर लियोन के मुंह में पड़ती है और फिर लियोन की नाक से खून बहने लगता है। फिर वो चीज जिन पे गिर जाती है। इसके अंदर दिखाई देता है ये एक हिप्पो जैसा मॉन्स्टर है। लियोन कहता है ओ नो, फिर से वही। और इसी टाइम पर प्रूडोंग और बेंगुल दोनों काफी खुश हो रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर प्रूडोंग और बेंगुल लगातार अपना नाम चिल्लाते हैं। वैसे ही ये बंदा भी, मतलब ये तीसरा मॉन्स्टर भी केवल अपना नाम ही चिल्ला रहा होता है। ये पूरे समय हिप्पो चिल्लाता रहता है। इसके बाद में ये तीनों साथ में आकर अपना डांस शुरू कर देते हैं। इन तीनों के बीच में अच्छी दोस्ती जाती है। तभी लियोन इनके बीच में आता है, उनसे कहने लगता है मैं इंटरप्शन के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं दोबारा किस तरह यूज कर सकता हूँ? तुम्हारे पास में एक यूजर मैनुअल होगा। लियोन की बात सुनकर बाकी मॉन्स्टर की तरह ये हिप्पो भी अपने मुंह से इस यूजर मैनुअल को बाहर उगल देता है, जो कि पूरी तरह से गीला हो चुका है। लियोन इसे उठाता है और वे देखने लगता है और फिर इसके बाद में लियोन को पता चलता है ये मॉन्स्टर अपने सेक्स को बढ़ा नहीं सकता, जैसे कि बाकी के दोनों इन स्पेशल तरह की बीजों को खाकर अपने सेक्स को बढ़ा लेते हैं। इसके अंदर इस तरह की कोई पावर नहीं है। यानी कि इसका मतलब अब के बाद जो मॉन्स्टर बाहर आया है ये सच में एक कचरा हो सकता है। लियोन के माइंड में भी लगातार ये सही बातें घूम रही होती है। इसके बाद में वो गेम सिस्टम से कहता है समनिंग गेम सिस्टम मेरे सामने दोबारा समन हो जाओ, मेरे को यहाँ पर एक और मॉन्स्टर चाहिए। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम एक बार के अंदर केवल एक बार ही समनिंग गेम सिस्टम को यूज कर सकते हो, यानी एक दिन के अंदर एक मॉन्स्टर समन होगा। ये देखकर लियोन को काफी बुरा लगता है। वो कहने लगता है यानी इसका मतलब आज का तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो चुका है, ये बेकार मॉन्स्टर पर समन हुआ है जो कि मेरे किसी भी काम का नहीं है। ये सुनकर इस हिप्पो को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। प्रूडोंग और बेंगुल उसे संभालने लगते हैं। बेंगुल तो यहाँ पर लियोन के काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रही होती है। लियोन जल्दी से इन्हें शांत करता है और फिर कहने लगता है तुम तीनों सुनने की कोशिश करो, सच में ये हिप्पो मेरे किसी भी काम का नहीं है। देखो इसका साइज कितना कम है, तुम दोनों तो अपने साइज को बढ़ा सकते हो लेकिन ये तो अपने साइज को बढ़ा भी नहीं सकता। मेरे को हर समय तुम्हारी जरूरत रहती है, मैं चाहता हूँ तुम हर काम के अंदर मेरी मदद कर सको, लेकिन जब तुम मेरे किसी काम आओगे नहीं तो मैं बेकार में तुम्हें यहाँ पर यूजफुल क्यों कहूंगा, तुम्हारी तारीफें क्यों करूंगा। लियोन की इस बात का इन तीनों को और ज्यादा बुरा लग जाता है और ये देखकर हिप्पो तो रोने लगता है, लेकिन बाकी जो दोनों मॉन्स्टर होते हैं ये स्ट्राइक में बैठ जाता है। ये अपने लीडर जिन्हें खिलाफ इधर लगता है उनके पास में कुछ बोर्ड आ जाता है जिनके ऊपर लिखा हुआ है स्ट्राइक। सभी एम्प्लॉयज के साथ में सही तरह का बिहेव करना चाहिए, एम्प्लॉयज को उनकी कमियां गिराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देखकर अब लियोन थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचा लगता है एक नया मॉन्स्टर जो कुछ नहीं कर सकता, उसकी वजह से दो पुराने मॉन्स्टर जो कि सारा काम कर रहे हैं वो भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे तो ये बेकार होगा। ये सोचकर वो हिप्पो के पास में आता है और उसे कहने लगता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बात करता हूँ, मुझे बताओ तुम्हारे पास में किस तरह की स्किल है, मैं चेक कर लेता हूँ कि सच में तुम इतने बेकार हो जितना मैं सोच रहा हूँ।
ये कहने के साथ में लियोन को इस हिप्पो की स्किल शो होने लगती है। इसके पास में हैमिंग स्किल वन शॉट है जो कि इस टाइम पर लेवल 1 पर है और ये ठीक वही स्किल है जो कि लियोन को इस टाइम पे चाहिए थी। वन शॉट स्किल की मदद से लियोन किसी भी जगह पर जितना भी पानी होगा उस सारे को ऑब्जॉर्व कर सकता है। मतलब लियोन नहीं, ये हिप्पो ऑब्जॉर्व कर सकता है। इसे देखकर वो इस हिप्पो से पूछने लगता है तो तुम एक बार में कितने पानी को ऑब्जॉर्व कर सकते हो। वो हिप्पो अपने पेट की तरफ इशारा करते कहने लगता है जितना उसके पेट में आ जाए। ऑब्वियसली वो केवल इशारों से कहता है, लेकिन लियोन को ये चीज समझ में आ जाती है। इसके बाद वो सोचने लगता है ये तो ठीक वही स्किल है जो कि इस टाइम मुझे चाहिए थी। शायद से मेरा लक इस टाइम पे काफी अच्छा काम कर रहा है, ये हिप्पो मेरे बहुत काम आ जाएगा। इसके बाद वो इस हिप्पो से आगे कहता है तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हारी स्किल एक बार यूज करके दिखाओ, चेक करते हैं तुम कितने ताकतवर हो। ये सुनकर हिप्पो तेजी से उस पानी की तरफ बढ़ने लगता है और फिर सीधे उस पानी के एकदम पास में आकर उसे पीना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में उसकी रफ्तार काफी कम होती है। लियोन कहने लगता है ये तो सच में बेकार है, इतनी धीरे धीरे पानी ऑब्जॉर्व करेगा तब तो किसी काम नहीं आने वाला। तभी वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है, धीरे धीरे कर हिप्पो की रफ्तार बढ़ने लगती है और साथ में उसका साइज भी। लियोन ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा होता है। जैसे हिप्पो पानी भीतर जा रहा है उसका साइज लगातार बढ़ता जा रहा है। तभी एकदम से उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। वो एक ही झटके में कम सारे पानी को अंदर अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर जाता है और फिर एक साथ में उसका साइज भी बढ़ जाता है। और फिर इससे कुछ सेकंड बाद में इस हिप्पो की रफ्तार इतनी तेज हो जाती है कि अगले कुछ सेकंड के अंदर ही यहाँ पे जितना भी पानी होता है उस सारे को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर जाता है। और अब इस टाइम पर लियोन की खुली खुली रह जाती है। वो चारों तरफ देखने लगता है। अभी कुछ सेकंड पहले जो सामने की तरफ एक बहुत बड़ा तालाब टाइप कुछ था वो पूरी तरह सूख चुका है और ये देखकर वो कहने लगता है सच में ये तो बहुत कमाल का है, इसने कुछ सेकंड के अंदर ये कि सारे पानी को गायब कर दिया। अगर मैं प्रूडोंग और बैंगलोर का यहाँ पर यूज करता तो भी इस पानी को खाली करने में हमें 3 से 4 दिन लग जाते, लेकिन ये काम तो अब 1-2 मिनट के अंदर ही हो गया। लियोन की बात सुनकर प्रूडोंग और बैंगलोर अजीब से मुस्कुराने लगता है। लियोन कहता है हाँ ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया है, मेरी गलती थी, इसकी स्किल काफी अच्छी है और हमारे काम आ सकती है। इसके बाद में वो सिस्टम से पूछने लगता है सिस्टम मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो समनिंग वगैरह हो रही है कि सच में ये रेंडमाइज है। सिस्टम कहता है हाँ बिल्कुल ये रेंडमाइज है। लियोन कहता है लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि अब तुमको कुछ जितनी भी स्किल चाहिए होती है सेम उसी स्किल की मॉन्स्टर यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ये रेंडमाइज होता तो ये सब कुछ फिक्स नहीं होता। सिस्टम कहता है ये असल में केवल एक कॉन्सिडेंस है, केवल एक इत्तेफाक जिसके ऊपर तुम्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम केवल एक नॉर्मल से ह्यूमन हो। जब तुम इस वर्ल्ड के अंदर आए थे तुम्हारे पास में बिल्कुल भी लक नहीं था और ना ही तुम्हारे पास में कोई स्पेशल स्किल थी। ये सब कुछ इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद ही तुम्हें मिला है और ये अब तक केवल तुम्हारे लक का इफेक्ट है जिसकी वजह से तुम्हें जो भी स्किल चाहिए होती है वो तुम्हें मिल जाती है। लेकिन ये हो सकता है आगे ना हो। जब तक तुम्हें तुम्हारे मन की स्किल मिल रही है तब तक इसे एंजॉय करते रहो। सिस्टम से ये लाइन सुनने के बाद लियोन की बात समझ में आ जाती है। वो जल्दी से इस मॉन्स्टर हिप्पो की तरफ देखने लगता है। हिप्पो का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसके बाद में वो इससे कहने लगता है चलो तुम और ज्यादा काम पे लगो, तुम यहाँ पर जितना भी पानी है वो साइज से ऑब्जॉर्व करना है। मुझे पता है तुम अभी और ज्यादा भूखे हो और अपने बॉडी के अंदर और ज्यादा पानी को ऑब्जॉर्व करके रख सकते हो। लियोन के इतना करने के बाद दिखाई देता है ये एरिया असल में बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर काफी सारा पानी है और अब लियोन को ये चीज समझ में आ चुकी है कि अकेले वो सब कुछ नहीं कर सकता, उसे और वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो सभी वर्कर्स को भी इस जगह पे लेके आ जाता है और जब यहाँ पर पहुंचता है इन्हें अपने सामने हिप्पो दिखाई देता है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। भाई किसी मॉन्स्टर से उसका साइज ज्यादा है। इसे देखकर ये वर्कर्स डर रहे होते हैं और साथ में हिप्पो जोर जोर से हंसने लगता है। यहाँ पर लियोन हिप्पो को एक कंटेनर की तरह यूज कर रहा है। हिप्पो तेजी से यहाँ पर जितने पानी होता है उस सारे को अपनी बॉडी में ऑब्जॉर्व करता है और फिर उसे रिवर के अंदर जाके छोड़ देता है। फिर दोबारा से साइकिल घूमती है। इससे यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि हिप्पो की भी एक लिमिट है। वो एक लिमिट ज्यादा पानी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता। उसे पहले खुद को खाली करना होगा और फिर दोबारा से खुद को रिफिल करना होगा। फिर जब हिप्पो एक एरिया के अंदर से सारे पानी को निकाल देता है उसके बाद में काम शुरू होता है इन वर्कर्स का। ये तेजी से अपने औजारों की मदद से उस एक कल्टीवेशन को बढ़ाने लगता है, उस जगह को और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पे इनका मेन काम है इस जगह पर जो खरपतवार वगैरह है उस सभी को हटाना। इसके बाद में काम शुरू होता है जेवीआर का। जेवीआर अपने मानव ब्लास्ट का यूज करके जमीन के अंदर से जो उपजाऊ मिट्टी है उसे ऊपर की तरफ लेके आ रहा है। इससे नीचे की मिट्टी ऊपर जा रही है और ऊपर की नीचे। इससे यहाँ पर 2 काम होंगे। ऊपर की साइड में जो खरपतवार है वो नीचे जाने के बाद में खाद के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जेवीआर का काम खत्म होने के बाद में काम शुरू होता है प्रूडोंग का, जो की जमीन के ऊपर लौट कर इस जमीन को पूरे प्लेन बना रहा है और साथ में जमीन की कुछ दूरी के ऊपर कुछ पिलर्स भी लगाए गए। ये असल में बैम्बू है जिनका आगे यूज किया जाने वाला है। बैम्बूस को असल में स्ट्रोस की तरह यूज किया जा रहा है ताकि जमीन के अंदर जो पानी है उसे बाहर निकाला जा सके। जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हिप्पो इन बैम्बूस के पास में आकर इन्हें स्ट्रोस की तरह यूज करने लगता है। जमीन के अंदर जितना पानी होता है उसे भी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसी तरीके से लियोन ने बस सब कुछ संभाल रखा है। वो केवल इन सभी का इंचार्ज है, इन सभी को लगातार मोटिवेट करता जा रहा है। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। लगभग 10 दिन बीत चुके हैं और इन 10 दिनों के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़े एरिया को उपजाऊ बना दिया है। यहाँ पर अब खेती की जा सकती है। लेकिन जब इसके बाद में पूरा मैप दिखाई देता है तो उसे पता चलता है ये असल में एक बहुत छोटा सा एरिया है। टारगेट एरिया तो अभी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसे देखकर लियोन इन सारे वर्कर्स से आगे बोलता है सब के सब पूरी तेजी से काम करो, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो सबको बोनस मिलेगा और साथ में पार्टी भी दी जाएगी। ये सुनकर इस जगह पर जितने वर्कर्स होते हैं ये सब के सब काफी ज्यादा खुश जाते हैं, पूरे जोश में इस जगह पर काम करने लगते हैं। यहाँ से हम कुछ देर बाद उसने देखते हैं जेवीआर एक जगह पर ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। वो इस पूरे एरिया को देख रहा है और उसे देख कहने लगता है सच में ये एरिया तो कन्वर्ट हो चुका है। पहले यहाँ पर केवल एक वास्ट लैंड थी जिसके ऊपर कुछ भी नहीं किया जा सकता था, पूरी बेकार थी। लेकिन अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खेती काफी अच्छी तरह की जा सकती है।
ये जगह एक वर्स्ट लैंड से फार्म लैंड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इससे आगे जाकर फ्रंटियर फैमिली को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके बाद जेवियर अपने हाथ में दिखता है, उसके हाथ में एक फावड़ा है। फिर वो सोचा लगता है ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं एक नाइट हूँ, मेरे हाथ में एक तलवार होनी चाहिए थी, ना कि ये फावड़ा। ये लड़का लियोन मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, वो मुझे बहुत गलत काम पकड़ा रहा है। अगर अब उसने मुझे किसी भी तरह काम पकड़ने की कोशिश की तो मैं तुरंत ही उसे इसके लिए मना कर दूंगा। जेवियर सोच रहा होता है। इस टाइम पर लियोन इस जगह पहुंच जाता है। उसके पास में एक और काम है। वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, जेवियर तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे लिए काम लेके आया हूँ, लो इन बीजों को लो और इन्हें पूरे खेत के अंदर फैला दो। ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए और इस काम के अंदर तुम उससे बेजा बेस्ट होगे। ये सुनकर जेवियर चिढ़ जाता है। वो कहने लगता है, ये अब क्या कह रहा है, मैं एक नाइट हूँ और मैं इस तरह खेती का काम नहीं कर सकता, ये काम आप किसी और से करा लीजिए। लियोन कहता है, असल में इस काम को तुम्हारे अलावा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी खत्म करना होगा। ये असल में पेस्टिसाइड्स है, अगर अभी इन्हें यहाँ पर नहीं फैलाया गया तो यहाँ पर कीड़ों का अटैक हो सकता है। हमने यहाँ पर जितनी भी जमीन को कल्टीवेशन के लायक बनाया है ये पूरी तरह बेकार हो जाए, इसलिए काम तुम्हें आज कंप्लीट करना है और इसे केवल तुम ही कर सकते हो। ये सुनने के बाद में जेवियर फाइनली बांध जाता है और इस काम में लग जाता है। इसकी कुछ देर बाद में हम उसे खेतों में देखते हैं। वो लगातार खेतों में पानी देता जा रहा है और साथ में बीजों को भी लगा रहा है। और ये करते हुए वो एक सदमे में भी है। वो सोचे लगता है, इसने दोबारा से मुझे बेकार काम करने के लिए मना लिया, लेकिन अगली बार जरूर से मैं इसे मना करके रहूंगा, मेरे को ये सारा बेकार काम नहीं करना है। तभी वहाँ पीछे की साइड से एक आवाज आती है, सच में ये तो काम कर गया, इसने इस वर्स्ट लैंड को फार्म लैंड में तो कन्वर्ट कर दिया, ये कैसे हो सकता है। ये कहते हुए लियोन के फादर और मदर इस जगह पहुंच जाते हैं। फादर आगे बोलने लगता है, न केवल मैं बल्कि इस एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के माइंड में सेम यही सवाल चल रहा होगा कि इस जगह को इस तक कन्वर्ट किया कैसे जा सकता है। ये असल में किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। लियोन के फादर के इतना कहने के बाद में एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है। पूरे एरिया को कल्टीवेशन के लायक बना दिया गया है। मैप के हिसाब से ये काफी छोटा है, लेकिन असल में ये एरिया काफी ज्यादा बड़ा है और उस पूरी एरिया को कल्टीवेशन के लायक बनाने के लिए केवल कुछ दिनों का समय लगा है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। जब लियोन इस जगह से गुजर रहा होता है तो बाकी जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो सबके साथ उसके देखे होते हैं। सबके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है और साथ में इन सभी को पता होता है कि जल्दी इन सभी को एक काफी अच्छा रोजगार मिलने वाला है। इसलिए ये लियोन को देखकर खुश हो रहे होते हैं। इनके मन के अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है और इसके साथ में लियोन को मिल जाता है और भी ज्यादा आरपी पॉइंट्स। अब उसके पास में 450 आरपी पॉइंट्स और हो चुके हैं, टोटल 1281, जो कि अब तक का उसका मैक्सिमम है। यहाँ से अब कुछ और दिन बीतते हैं इस जगह पर कल्टीवेशन के कारण। वैसे यहाँ पर कल्टीवेशन मतलब वो कल्टीवेशन नहीं है जो कि ह्यूमंस वगैरह करते हैं अपनी बॉडी को ताकतवर बनाने के लिए, खेती को भी कल्टीवेशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर कल्टीवेशन के कारण ये घास फूस उगने लगी है। ये सारी वो घास है जो कि लियोन ने जेवियर को लगाने के लिए दी थी बीजों के फॉर्म में। और अब जब जेवियर इन सभी को देखता है, उसे भी महल तो फल दिखाई देता है, तो काफी खुश होने लगता है। उसे अब इस सब काम के अंदर भी मजा आने लगा है और साथ में उसे साथ हो चुका है कि काम वो जो छोटा समझ रहा था उतना छोटा है नहीं, इस काम के अंदर भी मजा आ सकता है। तभी लियोन जेवियर से बोलने लगता है, मैं देख रहा हूँ तुम्हें सब काम के अंदर काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन अब ये मजा और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक मशीन बनानी है जो कि कुछ देर काम करेगी। इसका नाम है वाटर व्हील। जेवियर कहता है, वाटर व्हील उससे क्या होगा। लियोन कहता है, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा बारिश आती है, कभी कभी बारिश तोड़ना भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर वाटर व्हील को बना देंगे तो हम काफी तेजी से इस जगह से पानी को निकाल पाएंगे। अगर उस मशीन को नहीं बनाया जाता है तो कुछ टाइम बाद में जब यह बाढ़ आएगी तो ये पूरा एरिया वापस से पानी के अंदर होगा और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जेवियर कहता है, तब तो आपको इस चीज के ऊपर काम करना जल्दी शुरू कर देना चाहिए क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। लियोन कहता है, हाँ मैंने काम शुरू कर भी दिया है, मेरे इंजीनियर्स इस चीज के अंदर लग गए और जल्दी ही वाटर व्हील के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। लियोन जेवियर से कह रहा होता है, तभी वहां पर किसी घोड़े की आवाज आने लगती है। काफी सारे घोड़े उस तरफ आ रहे हैं और हाँ ये घोड़े खाली नहीं है, उसके ऊपर कुछ लोग भी है। इन्हें देखकर लियोन कहने लगता है, जिन लोग है कौन। जेवियर कहता है, इनमें से एक बंदा जिसे मैं जानता हूँ, इसका नाम है विकाउंट लोकोना, जो कि यहाँ से नॉर्थ में बिलोंग करता है। इसी समय ये घोड़े आगे बढ़ना बंद कर देता है। इनमें से एक आगे बढ़ता है और फिर कहने लगता है, तुम में से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट हो रहा है इसका इंचार्ज कौन है। इस लाइन को ये बंदा बहुत ज्यादा रूडली कहता है, इसे पता नहीं है लियोन है कौन, और ये बताने के लिए जेवियर आगे बढ़ने लगता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड के साथ में इस तरह से बात करने की। तभी लियोन इसे रोकता है और फिर एकदम आराम से इस बंदे से बोलने लगता है, हाँ मैं हूँ यहाँ के इंचार्ज, बताओ आपको क्या काम है, मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। वो बंदा बोलता है, हाँ तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम लोगों को पता नहीं था ये जगह विकाउंट लोकोना से बिलोंग करती है, इस जगह के ऊपर पूरी तरह से हमारा अधिकार है, तुम यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना किसी भी तरह का प्रोजेक्ट कंडक्ट नहीं कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा जल्दी से निकल जाओ, अगर अभी तुम ये नहीं गए तो यहाँ पर ये बेकार कंस्ट्रक्शन करने की तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद में हमें इस जगह की तस्वीर में बताया जाता है। यहाँ पर टोटल 3 तरह की जगह है। एक है लोकोना जहाँ से ये सारे लोग बिलोंग करते हैं, दूसरी जगह फ्रंटेरा जहाँ से लियोन बिलोंग करता है, और अब इन दोनों जगहों के बीच में है ये वर्स्ट लैंड जहाँ पे अक्सर बाढ़ आती रहती है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लोग यहाँ पे रहते नहीं है, एकदम अबैंडन जगह है। लेकिन फिर भी किसी भी विलेज के लिए जमीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एक बेकार जगह होने के बावजूद भी दोनों विलेज आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन फिर भी एक बीच के अंदर लाइन खींची जाती है जिससे डिसाइड होता है कि इसकी एक साइड का एरिया वेस्ट लैंड का लोकोना को दे दिया जाएगा और दूसरी साइड का एरिया हो जाएगा फ्रंटेरा का। और अब जब इससे संधि हो जाती है तो ये लड़ाई भी रुक जाती है। कई साल बीतते हैं। इसके बाद में एक बंदे की एंट्री होती है जो कि डिसाइड करता है वो इस वेस्ट लैंड को पूरी तरह उपजाऊ बनाएगा, और यह बंदा है लियोन,
जो कि फ्रंटियर साइड के एरिया को ही अपने प्रोजेक्ट में मदद से उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। और जब इस साइड प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में लोकोना के लोगों को पता चलता है कि फ्रंटियर साइड के अंदर जो वर्स्ट लैंड है वो उपजाऊ हो चुकी है, जिसके बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि सीधे उस एरिया को प्रोटेक्ट करके या फिर किसी और तरीके से उस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया जाए, क्योंकि इनके पास जो एरिया है वो तो एकदम बेकार है, किसी काम का नहीं। लेकिन वहीं अगर उपजाऊ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया गया तो वो बहुत काम आ सकता है। इसी वजह से अभी लोग यहाँ पर आए हैं कि इनको उम्मीद है कि किस तरीके से ये लियोन को फाइट में हराकर या फिर कुछ और तरीके का यूज करके उस तरह से भगा देंगे, पूरे एरिया को कब्जा लेंगे। लेकिन इनको बिल्कुल पता नहीं है यहाँ पर इनके साथ में एकदम उल्टा ही कुछ होने वाला है। यहाँ पर क्या हो रहा है लियोन को तो सब कुछ पता होता है। जैसे ही वो इस बंदे का नाम सुनता है उसे पूरा समझ में आ जाता है कि लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल जाती है। वो सोचने लगता है आखिरकार ये लोग यहाँ पर आए गए, अब मैं इनसे भी इनका सब कुछ छीन लूंगा। ये सोचने के बाद में वो इन सारे लोग के लीडर विकाउंट की तरफ बढ़ता है और फिर से कहने लगता है यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के लिए है, इस जमीन के लिए ना, आपको ये जमीन चाहिए। ये सुनकर विस्काउंट के साथ में जो दूसरा बंदा होता है वो बोलने लगता है हाँ बिल्कुल हमें ये जमीन चाहिए, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इसके ऊपर हमारा अधिकार है। इस बंदे से सुनने के साथ में लियोनो का भी गुस्सा होता है। वो कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा बोल चुके हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। हम दो नोबल बैंक के बीच में जब बात चल रही है तो तुम छोटे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की, अपना वो बंद करो और साइड में जाकर खड़े हो जाओ। जिससे लियोन पूरे एटीट्यूड में ये बातों कहता है, सबके पसीने छूट जाता है। पहले तो उस बंदे को गुस्सा आता है और बाकी जितने वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो सबके सब इनकी तो देखने लगते हैं और क्लियरली इन सभी के चेहरे के ऊपर डर दिखाई दे रहा है। इस बंदे विस्काउंट का मूवी पूरी टेढ़ा हो जाता है। ये समझ जाता है कि ये बंदा बहुत बदतमीज है। तभी लियोन इस बंदे की तरफ सर झुकाते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है मेरा नाम लोएन फ्रंटेरा है और मैं बैरन फ्रंटेरा का बेटा हूँ। विकाउंट बोलता है हाँ बिल्कुल हमने तुम्हारा नाम सुना है और तुम्हारे क्रूर बिहेवियर के बारे में भी हम काफी कुछ जानते हैं। तुम्हारी कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं है, तुम एक काफी घटिया इंसान हो और मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे बात कर सको, इसलिए जाओ और अपने फादर को लेके आओ। ये सुनकर लियोन अपने कान से रहने लगता है जैसे वो इसकी बात को पूरी इग्नोर कर रहा हो। ये चीज इस बंदे विकाउंट को काफी परेशान कर देती है। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को इससे इग्नोर करने की, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? जाओ जाकर अपने फादर को यहाँ भेजो, मैं किसी भी तरीके से एक छोटे बच्चे से बात करने वाला नहीं हूँ। तभी लियोन कहता है क्या अभी आपने क्या कहा कि मुझे कुछ सुनाई दे रहा, लेकिन मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है कि इस कीड़े की आवाज है जो कि चाहता हूँ इधर उधर घूमती जा रही है। ये कीड़ा सच में मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मेरा मन कर रहा है इसे पूरी तरह खत्म कर दूं। लियोन का ये जोक इस बदले विकाउंट को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये तो देखने लगता है और फिर कहने लगता है यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो आसपास में कोई कीड़ा दिखाई नहीं दे रहा। तभी साथ में जो दूसरा बंदा होता है इसके पास में आता है और इसे कहता है असल में वो कीड़ा आपको कह रहा है माय लॉर्ड इधर उधर मत देखिए, वो आपकी इंसल्ट कर चुका है। ये सुनने के साथ में इस बंदे को काफी गुस्सा आता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।